आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बेसिकली जो हमारा कंटेंट है इसके लिए, उसमें हम लोगों ने मैंने जनरल एक आपके साथ शेयर करूंगी कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है, क्योंकि हमने किसी भी चीज की जब इम्पेयरमेंट पढ़नी होती है तो उससे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उसका नॉर्मल साइकिल पढ़ें। तो देन हम लोग पीसीओज या उसके एसोसिएटेड रिस्क के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से हम ज्यादा रिलेटेड नहीं है, हमारा बहुत ज्यादा लिंक नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत नो हाउ होना चाहिए कि डॉक्टर्स उस चीज को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं और हम अपना रोल किस पॉइंट पे प्ले कर सकते हैं। आइदर हम इस चीज को क्योर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हम अगर एक पर्सन उस किसी भी पर्टिकुलर डिजीज की मेडिकेशन ले रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी सिम्टम्स को रिलीफ दे रहे हैं, हम उसके मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं। Okay, then after medical treatment, we will shift towards our MNT. That is the necessary and the core point of this webinar. When we are discussing the normal reproductive cycle of a female, then here we will have an overview. That is when the female gets 12 to 14 years age. तो यहाँ से इसका स्टार्ट होता है कि जो एस्ट्रोजन लेवल है उनके ब्लड में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और वो एस्ट्रोजन लेवल जो है उससे उनका मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट होता है उसके इंक्रीज होने से। अब तो नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है, ये थ्रू आउट 28 डेज जो कि लूनर साइकिल है वो उस पर ये रन करता है। अब यहाँ पर आपके पास जो एक अगर हम ओवरी का एक जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर आपके पास पॉलीपाइन ट्यूब है जिसके साथ एक यूट्रस है और दो हमारे पास ओवरीज आ जाती हैं। ओवरीज के अंदर जो है वो आपके पास सेल्स बनते हैं इमेच्योर फॉर्म में और वो फॉलिकल्स में होते हैं, ठीक है। फॉलिकल्स उसको राउंड कर रहे होते हैं, उसे कवर कर रहे होते हैं। अब जब वो इमेच्योर सेल्स और इस सारे प्रोसीजर को डील कर रहा होता है हमारा ब्रेन, उसका पार्ट पिट्यूटरी जो कि हार्मोन्स क्रिएट करता है, जो कि आपके पास ग्लैंड्स है, ठीक है। वो उससे क्या होगा कि जो इमेच्योर एग्स हैं वो मेच्योर हो जाते हैं। जब वो मेच्योर हो जाते हैं देन आपके पास ये सारा प्रोसीजर एफएसएच डील करता है। देन एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो आपके जो उन फॉलिकल्स को है उसको बर्स्ट करता है, आपके मेच्योर सेल्स को लीड करता है यूट्रस की तरफ। जब मेच्योर सेल्स सब यूट्रस में जो है वो आपके पास आ जाते हैं, देन आफ्टर समटाइम्स जब एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, फिर वो आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आप डे 1 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी जो ब्लड फ्लो है या जो ब्लीडिंग है वो 7 डेज का साइकिल है, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर ये करते हैं कि 4 to 5 डेज जो है वो नॉर्मल है। अब यहाँ से मैं आपको इसका, ठीक है, अब ये फीमेल हार्मोन्स आपको पता है जो अब ओवरीज जो जिसकी मैंने बात की बेसिकली आलमंड शेप्ड है। एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रिन के जब हम इन दो हार्मोन्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये वो दो हार्मोन्स हैं जो कि एक फीमेल को उसकी जो पर्टिकुलर या पेक्यूलियर बॉडी शेप है वो प्रोवाइड कर रहा है। देन जो रिप्रोडक्टिव फेज जैसे मैंने बताया जब स्टार्ट होती है तो बेसिकली एस्ट्रोजन लेवल की इंक्रीज होने की वजह से ब्लड में जो है वो उसका ऑनसेट आता है, मेंस्ट्रुएशन का ऑनसेट। ये जो पीसीओएस से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन आपके पास जनरल प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं जो कि एक फीमेल सफर कर रही होती है, ये सब है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर ये है कि आपके पास 70% से ज्यादा औरतें इस चीज को फेस कर रही हैं। अब जब आपके पास किसी भी एक इतनी बड़ी परसेंटेज आ जाती है किसी डिजीज, किसी डिसऑर्डर या किसी भी चीज की, तो उसको नॉर्मल कंसीडर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अब आपके पास जैसे प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस है। प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस ये बहुत एक आपके पास फ्रीक्वेंट चीज है, बहुत ज्यादा फीमेल्स इसको सफर कर रही हैं। इसमें क्या आता है कि 10 डेज बिफोर द मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट फीमेल जो है वो आप स्ट्रेस या डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फेस करती है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको जरा देखें तो ये लिंक्ड है हमारे ब्लड कैल्शियम ड्रॉप से। यानी जब फीमेल का ब्लड जब मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट होता है उससे पहले उसका कैल्शियम लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। अब कैल्शियम ब्लड में अगर ड्रॉप होता है, कैल्शियम लेवल लो हो जाते हैं, तो वो फिर कोर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करते हैं और फिर
ये साल्ट और वाटर रिटेंशन जो कि हमारे एडिमा, ये साइटीज इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये सब जब एक एबनॉर्मलिटी या इरेगुलरिटी जब चल रही होती है तो बेसिकली ये एक स्ट्रेस इंड्यूस कर देती है, जिससे मूड स्विंग्स या आप कह लें कि फ्रिक्वेंटली किसी बात पे गुस्सा आना, या एक चीज एक नॉर्मल एक्टिविटीज या वो एक्टिविटीज जो पसंद होती हैं उनको, वो इवन उसमें भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रही होती, ठीक है। उसके बाद आपके पास मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आ जाते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ये आपको बेसिकली हम जब मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की बात करते हैं तो ये फर्स्ट 2 डेज जो आपके मेंस्ट्रुअल पेन होती है उसको लीड करते हैं, उससे लिंक्ड है ये। अब यहाँ पर आपके कैल्शियम पहले से ड्रॉप था, आप प्रीमेंस्ट्रुअल स्ट्रेस फील कर रहे थे, उसके बाद ये फर्दर लेवल इसका इतना ड्रॉप हो जाता है कि वो क्रैम्पिंग या मसल स्टिफनेस को कॉज कर रहा होता है, ठीक है। अब ये पेन कहाँ हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये यूट्रस में होगी, ये आपकी लेग्स में हो सकती है, बैक पेन हो सकती है, हेडेक हो सकता है। लेकिन अब ये भी आपके पास, अब ये दो आपने सिम्टम्स जो कि मेंस्ट्रुएशन के साथ एसोसिएटेड है, इसको आपने पढ़ा कि आपके पास पेशेंट्स आती हैं फीमेल, आइदर वो आपके पास आपने कोई पीसीओएस की वजह से आई हैं, या वेट गेन, वेट लॉस, ये किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, डायबिटीज के लिए आई हैं, हाइपरटेंशन के लिए आई हैं, लेकिन आपने लाजमी उनसे पूछना है प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में, क्योंकि आप इसका इजीली आप उनको कैल्शियम रिकमेंड कर सकते हैं। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि कैल्शियम टेस्ट कराएं, ठीक है। अगर वो कैल्शियम टेस्ट नहीं करा सकती या वो विलिंगली नहीं कराती, तो अगर फिर भी आप उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल होगा, उनकी आपको बिल्कुल डर नहीं होगा कि ये टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सिम्टम्स हाईली जो आपके पास हाईली कोरिलेटेड है आपके ब्लड कैल्शियम लेवल से। अच्छा, थर्ड चीज जो मैंने यहाँ पे ऐड किया वो एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन है, जिसे मेनोरेजिया भी बोला जाता है। तो ये जब हम देखते हैं ना, तो ये हमारी डेफिशिएंसी, हमारी कोई भी प्रॉब्लम है वो लाजमी हमारी ब्लड डेफिशिएंसी से लिंक्ड होता है ना। तो जब हम एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन को देखते हैं तो वो हमारे ब्लड कैल्शियम, हमारे जिंक, आयरन और बी कम्प्लेक्स, जिसमें B12 है आपके पास, फोलिक एसिड है, इनके साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। और अगर एक पेशेंट उसको ये प्रॉब्लम है तो जिन दिनों उसकी पीरियड्स के उनके डेज होंगे, बिल्कुल भी हम उनको कोई वॉक, कोई उनको जो हम हेल्दी एक्टिविटीज या एक्सरसाइज वगैरह कोई फिजिकल एक्टिविटी उनको नहीं करवाएंगे। हम उन्हें रिकमेंड करेंगे कि वो बिल्कुल बेड रेस्ट लें, ठीक है। क्योंकि आप जैसे ही आप मूवमेंट करते हो तो वो आपकी पहले से ही ज्यादा मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ज्यादा फ्लो हो रहा है, मूवमेंट जो है वो उसको और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। और जो हम इसकी जनरल डाइट देते हैं, अगर हमें कोई पेशेंट बताए भी हमें बहुत ज्यादा जो है वो ब्लड होता है, ब्लड फ्लो होता है, तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि फर्स्ट 2 डेज आपने सिर्फ दूध लेना है और वेजिटेबल्स लेने हैं। अब इसके पीछे क्या साइंस, हम ये क्यों दे रहे हैं? तो बेसिकली आपके पास जो हार्मोनल टॉक्सिसिटी है वो आपकी मेंस्ट्रुएशन को इंक्रीज कर रही होती है। देन फिर आपके पास जब हम वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं तो वो बेसिकली क्लींजिंग का काम करते हैं, और वो आपके जो जो भी टॉक्सिसिटी वगैरह है उससे बहुत ज्यादा पेशेंट्स को आराम मिलता है। और मिल्क हम लोग इसलिए ऐड करें क्योंकि आप, हम नहीं चाहते कि पेशेंट का हम इन डेज में हम वेट रिडक्शन की तरफ जाएं, तो हम उनको कैलोरीज और प्रॉपर कैल्शियम प्रोवाइड करने के लिए साथ मिल्क ऐड कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक देखते हैं डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया यहाँ से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से थोड़ा डिफरेंट है। जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है उसमें हम लोग फर्स्ट 2 डेज ले रहे थे पेन के। अब डिस्मेनोरिया में क्या होता है, आपके पास पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है और ये भी आपके सिस्टम की टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर रही होती है। अब यहाँ पे 3 चीजें मेरे पास थी कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। उसमें आपके पास ये है कि पेन हो कब रही है, स्टार्ट कब हो रही है, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही आपका ब्लड फ्लो स्टार्ट हुआ, साथ ही आपको पेन स्टार्ट हो गई। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो फिर आपको यूटेराइन फ्लेक्शन जो है उसको इंडिकेट कर रही होती है। और ये अगर आप देखें तो मोस्टली अंडरवेट फीमेल में होगी, और इसका ट्रीटमेंट जो है वो एक्सरसाइज यानी थोड़ी मूवमेंट की जाए ताकि वो ब्लड फ्लो स्मूथली हो। अब उन ब्लड फ्लो अगर स्मूथली नहीं हो रहा होता, या आप अक्सर आप लोग देखेंगे ब्लड क्लॉट कोई अगर स्टक हो जाता है तो उसकी वजह से भी पेन हो रही होती है। तो एक्सरसाइज, अब इट डजंट मीन कि स्ट्रीनियस एक्सरसाइज या हम लोग वेट लिफ्टिंग वगैरह करा रहे हैं, हम लोग जस्ट उनको वॉक रिकमेंड कर देते हैं, हम उनको लाइट जॉगिंग वगैरह इस तरह की चीजें रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये इसका एक ट्रीटमेंट होगा आपके पास। अब
2 या 3 दिन पहले अभी फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ और उस मतलब मेंसेस के ऑनसेट से पहले स्टार्ट हो जाती है पेन, तो ये इंडिकेशन होती है कि ग्लैंडुलर मेल फंक्शन है। ओवरीज जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही। ओवरीज का काम क्या था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया? ओवरीज का काम ये था कि उसमें इमेच्योर एग्स होंगे और वो फॉलिकल्स की फॉर्म में होंगे और ओवरीज को रिलीज करेंगी, ठीक है। वो वाला काम वो नहीं कर रही। तो इसके लिए हम लोग जो है वो हॉट बाथ देते हैं। हॉट बाथ का मेन पर्पज ये होता है कि आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है। आपके मसल स्टिफनेस की वजह से भी जो है वो पेन हो रही होती है। देन आपके पास आ जाता है अकर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी थ्रू आउट 7 डेज 5 डेज जो है वो आपकी पेन रह रही है। तो उसमें बेसिकली यूटेराइन इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। जब आपका यूट्रस इन्फ्लेम्ड होता है, तो जब इसने ब्लड ने गुजरना होता है, ब्लड ने मतलब जो एग्स हैं उन्होंने रिलीज होना है, तो आपको पता है कि किसी भी चीज का रिलीज अगर हम देखें तो वो मसल्स पंप से हो रहा होता है। मसल्स ने जो कंट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। अब एक इन्फ्लेम्ड चीज जब कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन रिलैक्स हो रही होती है, तो फिर वो पेन इंड्यूस कर रही होती है। अब यहाँ पर जो है वो हॉट बाथ जो है उसको रिकमेंड किया जाता है पीरियड से पहले। अब यहाँ जब हम हॉट बाथ की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हम लोग जरूरी नहीं है कि हम उन्हें कहें कि आप पूरी प्रॉपर बाथ लें, हम उनको हिप बाथ भी कह सकते हैं, ठीक है। और बिटवीन पीरियड्स जो है वो कोल्ड बाथ, यानी आपके 7 डेज आपकी गुजर गए, आप उसके दरमियान जो उसके बाद जो ले रहे हैं वो आप कोल्ड बाथ लेंगे। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है भाई 2 और 3 डेज बिफोर द फ्लो आप लोग जो है वो हॉट बाथ स्टार्ट कर देते हैं। इवन जो हॉट बाथ है वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आपके ब्लड फ्लो के 3rd 4th डे भी, मेंसेस के 3rd 4th डे भी जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है, क्योंकि ये आपके एक तो मसल रिलैक्स कर रही होती है और इसका अगर हम लोग देखें तो वेट रिडक्शन में भी अच्छा रोल है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। हम लोगों ने नॉर्मल फिजियोलॉजी में पढ़ा इसकी कि जो हमारे ओवरीज हैं उन्होंने विड होल्ड किया होता है फॉलिकल्स को, एग्स को फॉलिकल्स के अंदर। तो जब फॉलिकल्स प्रॉपरली रिलीज नहीं हो सकी, ये बेसिकली ओव्यूलेशन इसको कहते हैं ना, एग फॉर्मेशन, तो एग फॉर्म हो गया है या एग फॉर्म नहीं हो रहा, वो इमेच्योर फॉर्म में ही रह रहा है, उससे क्या होगा, पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। यानी वो जो आपके 15 या 14 डेज के बाद जो मेंसेस आने थे वो नहीं आते फिर। तो उससे अब क्या होता है कि वो जो फॉलिकल्स हैं वो ओवरीज के अंदर ही रह जाते हैं। अब वो वहां अंदर रह के, नॉर्मली फॉलिकल्स ने एग को रिलीज करके खुद डिसॉल्व हो जाना था, लेकिन अब वो काम नहीं हो रहा, तो वो हमारी ओवरीज के अंदर ही रह जाते हैं और वहां पे वो सिस्ट बना देते हैं, ठीक है। अब जब सिस्ट बन जाती है, एक थैलियां बन जाती हैं फ्लूइड फिल्ड, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके जो वो फ्लूइड फिल्ड थैलियां वो एंड्रोजन लेवल्स को इंक्रीज कर देती हैं। एंड्रोजन आपके पास जो है वो मेल सेक्स हार्मोन आ जाता है। जब वो इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन जो है वो जो फीमेल को एक पर्टिकुलर या पर्टिकुलर जो शेप है फीमेल की, या जो आपके पास नेचर आ जाती है वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जब मेल सेक्स हार्मोन ज्यादा होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे फिर वो सब सिम्टम्स जो हैं वो बेसिकली हाइपर एंड्रोजिनिज्म, एंड्रोजन लेवल की इंक्रीज होने की वजह से ही आपके पास आ रहे होते हैं। अब क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उससे पहले हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। अब आपने अगर एक पेशेंट को डायग्नोज करना है, बेसिकली डायग्नोसिस हमारा काम नहीं होता, लेकिन हम उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है, कि आइदर इनको पीसीओएस है या नहीं है। आपके पास अल्ट्रासाउंड आ जाते हैं, आप अल्ट्रासाउंड से जो है वो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज, इनकी ओवरीज में सिस्ट है या नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप अगर उनसे पूछते हैं, आप पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं, तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि उनको ओलिगो ओव्यूलेशन या ओलिगो ओमेनेरिया तो नहीं है, जिसका मतलब क्या है कि लेस, या आप कह दें कि जो प्रॉपर आपने ये 28 डेज साइकिल जो है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका पूरे एक साल में 9 से कम उनको मेंसेस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है यही चीज, अगर प्रोलॉन्ग रहे तो वो एनोवोल्यूशन को, यानी बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ओवोल्यूशन को लीड कर रही होती है। और आपके पास सेकंड चीज जो आ जाती है वो हाइपर एंड्रोजिनिज्म, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एंड्रोजन लेवल का इंक्रीज होना है।
एंड्रोजन लेवल इंक्रीज्ड है, इसको हम दो तरीकों से असेस कर सकते हैं, हम क्लिनिकली भी और बायोकेमिकली भी। जब हम इस चीज को क्लिनिकली असेस कर रहे होते हैं तो उसमें आपके पास आ जाते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में हिर्सुटिज्म है, मेल पैटर्न, एलोप्सिया है, एक्नी है। अब यहाँ पर आपके अगर हम देखें तो हम एक्सेस हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर हम लोग जो कि हम खुद देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग उसको असेस कर सकते हैं, हम उसको देख लेंगे, एक्नी हो रही होगी। अब अगर बायोकेमिकली देखना चाहें तो फिर एलिवेटेड टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं, जिसका फिर आपके पास मतलब एंड्रोजन लेवल ही आपका इंक्रीज हो रहा है। अब ये तीन जो मैंने डिस्कस किए, इनमें इन तीन में से कोई दो ऑप्शंस अगर आपके पास आ जाते हैं, इट्स मीन पेशेंट जो है वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज है। दो लाजमी होने चाहिए। इनकेस फर्स्ट टू होते हैं, थर्ड आपके पास नहीं आता, यानी आपको अल्ट्रासाउंड दिखा रहा है कि सिस्ट नहीं बनी हुई, तब भी वो पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की पेशेंट ही कंसीडर की जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट टू नहीं है और सिर्फ थर्ड वन यानी सिर्फ ओवरीज सिस्ट दिखा रही है, तो हम उनको पीसीओएस में कंसीडर नहीं करते, वो किसी और रीजन की वजह से जो है वो आपके पास सिस्ट आ जाएंगी, यानी फिर हम उसको पीसीओएस नहीं कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है कि उनको साथ हाइपर इंसुलिनीमिया का इशू है, यानी इंसुलिन लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा है। ब्लड में इंसुलिन लेवल ज्यादा होने का क्या मतलब होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है, इंसुलिन अवेलेबल है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही, जो उसका काम क्या था, ग्लूकोज को सेल्स तक जो है पहुंचाना। अब यहाँ पर हमारे पास आता है जब इंसुलिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में तो क्या होगा, तो फिर इंसुलिन लेवल इंक्रीज होने की वजह से इटसेल्फ वो फिर ओवेरियन हाइपर एंड्रोजिनिज्म इंक्रीज कर रहा होता है, यानी वो सिस्ट को और इंकरेज कर रहा होता है कि एंड्रोजिन प्रोड्यूस की जाए, ठीक है। और एक ये इंसुलिन ने ज्यादा होके एक ये काम किया कि सिस्ट को ज्यादा उसको स्टिमुलेट किया, भाई आप एंड्रोजिन प्रोड्यूस करो। और सेकेंडली उसने जो किया वो ये है कि हेपेटिक प्रोडक्शन, जो लिवर की प्रोडक्शन थी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की, वो डिक्रीज कर दी। और ये दोनों जो है ये लिंक्ड है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल की इंक्रीज होने से। अगर हम इकट्ठा इसको देखना चाहें तो ये दोनों चीजें यानी इंसुलिन का ज्यादा होना, ब्लड में एंड्रोजन लेवल का ज्यादा होना, ये दोनों फिर हमारे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। उसमें आपके पास सब फर्टिलिटी भी आ जाती है और साथ इमेच्योर फॉलिकल्स आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि इवन जो पीसीओएस के लिए मेडिकेशन प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी उसके सिम्टम्स को क्योर करने के लिए, यानी उनका यही है कि आपकी जो हेयर ग्रोथ ना हो या फिर इंसुलिन लेवल मेंटेन रहे। और जो पीसीओएस पेशेंट होती हैं वो क्योंकि अब आपके पास उनका इंसुलिन जो है वो ज्यादा हो रही है और रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो रही है, तो ये एक हाई रिस्क पे होती हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के। और साथ क्योंकि ये लोग आप अगर आप देखो विजुअली देखें तो वो आपका एब्डोमिनल फैट जो है इंक्रीज हो रहा होता है इसमें, तो ये सब ये लीड कर रहा होता है सीवीडीज को, ठीक है। तो हम अगर इसकी मैनेजमेंट में देखते हैं तो जो डॉक्टर्स फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेटफॉर्मिन है, वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सीरम इंसुलिन लेवल को मैनेज कर रही होती है। और अब अगर वो सीरम इंसुलिन लेवल को सिर्फ मैनेज करिए तो यहाँ पे क्या काम होता है कि वो इंसुलिन मैनेज हो जाएगा तो वो एंड्रोजन को मोर स्टिमुलेट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब हमने हमारे पास पेशेंट आ गई है पीसीओएस की, तो हमने क्या करना है, हम असेसमेंट में क्या करेंगे, एंथ्रोपोमेट्रिक करेंगे, बीएमआई मेजर कर लेंगे। बीएमआई से तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि आइदर पेशेंट जो है वो ओबीज है, ओवरवेट है, ठीक है, या फिर अंडरवेट है। तो मोस्टली जो है वो पेशेंट्स जो है वो आपके पास ओवरवेट या ओबीज आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वेट या अंडरवेट को पीसीओएस नहीं हो सकता। तो उनमें आप अगर देखोगे तो WHR आपको लाजमी मेजर करना होता है, क्योंकि आप जो पेशेंट्स हैं जिनका बीएमआई नॉर्मल फॉल कर रहा होता है उनका कभी WHR जो है वो नॉर्मल नहीं होता। उसमें आपके पास जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि जो एब्डोमिनल फैट है वो ज्यादा हो रहा है। अब हम डाइटरी हिस्ट्री उनकी लेंगे, डाइटरी असेसमेंट करेंगे। अब हम पेशेंट की डाइटरी असेसमेंट, जो नॉर्मल पेशेंट की डाइटरी असेसमेंट करते हैं, जो उसके पीछे हमारे पास रीजन होती है वो यही होती है कि हम वहां से एक डाटा कलेक्ट कर लें कि आइदर ये पेशेंट जो है उसकी डाइटरी हैबिट्स ऐसी तो नहीं है जो इस कंडीशन को लीड कर रही हैं या वर्स कर रही हैं। तो अगर है तो हम लोग अपनी जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है उसमें उन चीजों को डील करेंगे, ठीक है।
यानी अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और मैं उसकी डाइटरी हिस्ट्री लेती हूँ, तो बेसिकली मैं वो उसी डाइट में जो 24 आवर रिकॉल है जो वो ले रहे हैं उसी डाइट में चेंज करती हूँ। उसी डाइट में जो बुरी चीजें हैं उसको एक्सक्लूड करके उनका एक गुड अल्टरनेट जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये बहुत जरूरी होती है, आपने इसको बहुत अच्छे से लेना है। देन ओजीटी और एलडीएल एचडीएल ये असेसमेंट का पार्ट है। आप रेफर कर सकते हैं अगर पेशेंट ने अपना ओजीटी टेस्ट नहीं करवाया, और क्योंकि अब वो हाइपर इंसुलिनीमिया पे है, तो या उनको इंसुलिन जो हमारे पास डायबिटीज के रिस्क पर है, तो हमें ये टेस्ट करवाना है। और एलडीएल एचडीएल या सीरम ट्राइग्लिसराइड इसलिए करवाना है क्योंकि वो सीवीडीज के रिस्क पर भी है। इन केस ये दोनों टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, तब भी हमारी जो उनके लिए डाइट प्लानिंग है या हमारा जो हम टाइप ऑफ डाइट दे रहे हैं, जो रिजाइम हम कंसीडर कर रहे हैं, वो सेम ही रहेगी। मतलब हम फिर भी, क्योंकि वो हमें ये आइडिया है कि वो रिस्क तो है ना उनको, तो हम उस चीज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट को देखते हैं, तो अगर तो आपके पास एक पेशेंट आई है और पीसीओएस है और वो 20 है या ओवरवेट है, तो सिंपली आपने क्या करना है, उसका वेट रिड्यूस करवाना है। ठीक है, और जो कि बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा कोई भी आप यूज कर सकते हो, जैसा डाइट आप कोई भी मतलब आपके पास कीटो है, एटकिन है, जो आपने प्रैक्टिस की हुई है, जिसको आपने एक अच्छे तरीके से फॉलो किया हुआ है और कराया हुआ है, आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सबसे अच्छा जो रिजल्ट देखा गया है वो बिहेवियर चेंज स्ट्रेटेजीज पर है। उसमें आपने सिंपली उनके जो कुछ चीजें होती हैं वो उनको रिप्लेस कर देना होता है। देन इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। अगर पेशेंट को इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो फिर हम उसके कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी एसिड्स को मॉडिफाई कर देंगे। अब मॉडिफाई करने का क्या मतलब होता है, मॉडिफाई हमने करना है कि अगर वो सिंपल ले रहे हैं तो हम कम्प्लेक्स दे देंगे। फैटी एसिड्स अगर वो सैचुरेटेड की तरफ जा रहे हैं, तो हम थोड़ा उनको गुड फैट की तरफ ले आएंगे, हम उनको ओमेगा 3 ओमेगा 6 अनसैचुरेटेड दे देंगे। तो ये सब चीजें जो है वो पॉजिटिवली उनके जो पीसीओएस की मैनेजमेंट में हेल्प आउट करेंगी उनको। अच्छा, इसके अलावा जो टाइप ऑफ डाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें रिड्यूस्ड एनर्जी है। अब रिड्यूस्ड एनर्जी इवन आपके पास एक नॉर्मल पेशेंट आ जाता है तो आप उसके लिए नहीं करोगे, आप ओवरवेट और ओबीज पेशेंट के लिए करते हैं। फिर फैट जो है उसका लेवल लो रखते हैं, और पर्टिकुलर फोकस जो हम कर रहे होते हैं वो लो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर कर रहे होते हैं। और मॉडरेट से हाई अमाउंट फाइबर की देनी है। फाइबर सीवीडीज में भी हेल्प करेगा, फाइबर उनकी वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है, और इवन आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने में भी हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, और लो जीआई डाइट, यहाँ पे हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। अब फिजिकल एक्टिविटी जब हम बात करते हैं तो इसका अब इम्पैक्ट तो हर चीज का है, मेडिकल ट्रीटमेंट का है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट का है, और एक्सरसाइज का, यानी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वो कर रहे हैं तो। लेकिन अब अगर हम इसको देखें तो जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, इंसुलिन सेंसिटिविटी है, ये सब जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के इंक्रीज होने से इम्प्रूव हो जाती है। आपका जो एब्डोमिनल फैट है वो इंक्रीज हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। अब अगर एब्डोमिनल फैट रिड्यूस हो रहा है लेकिन वेट वहीं पे वहीं स्टक है, यानी अगर पेशेंट 65 केजी से वेट पर आया था आपके पास, और वो 65 केजी 15 डेज प्लान फॉलो अप के बाद वो आपके पास आता है, तो उसका वेट 65 ही है लेकिन WHR जो है वो नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत ही आपके पास एक अच्छा इंडिकेशन आ जाता है कि बहुत अच्छा उन्होंने डाइट फॉलो किया है, या फिर आपने जो प्रोवाइड किया हुआ है उनको, जो प्लान प्रोवाइड किया है, जो आपने एक्सरसाइज ऐड की है, आपने थोड़ी उनकी मैनेजमेंट जो की है वो बहुत अच्छी जा रही है। इवन मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, मेरे पास एक पेशेंट आई और उनका वेट 120 kg था। तो बेसिकली वेट उनका बहुत ज्यादा था, और मैंने उनका जो फर्स्ट 7 डेज का उनको मैंने प्लान दिया, और उसमें बिल्कुल उनकी अपनी ही डाइट में आप कह लें कि माइनर जो है रिप्लेसमेंट्स की। तो उसके बाद वो 7 डेज के बाद जब वो मेरे पास आई तो उनका 120 kg ही था, यानी बिल्कुल बिल्कुल भी पॉइंट्स में भी फर्क नहीं था। लेकिन वो इस कदर सेटिस्फाइड थी क्योंकि उन्होंने जो आप गर्ड के सिम्टम्स थे उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट था, तो आपको पता है जब भी इतना पर्सन बल्की हो जाता है तो उसके साइड इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो इतनी सेटिस्फाइड थी कि मुझे अपना आप हल्का फील हो रहा है, और मुझे बिल्कुल जो स्टमक प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। तो यहाँ ये चीज आती है कि आपका
का बिल्कुल फर्स्ट एम ये नहीं होता कि वेट रिडक्शन कराना है। फर्स्ट एम ये होता है कि आपने अपने पेशेंट को सेटिस्फाई करना है और उसकी प्रॉब्लम्स को जो है वो ठीक करना है। और यहाँ पे हम अब बात करते हैं कि स्टडी मैंने एक ऐड की है, उन्होंने बताया हुआ था, उसमें ये था कि पेशेंट्स को उन्होंने लिया और दो ग्रुप्स बना लिए, जिसमें और फिर उन ग्रुप्स में एक ग्रुप को जो है वो डाइट दी और वेट रिडक्शन के लिए, और दूसरी जो है उनको डाइट, नॉर्मल डाइट जो वो फॉलो कर रहे थे वो उनको दी, साथ उनको एक्सरसाइज करवाई। तो जो डाइट का इम्पैक्ट था वो भी ठीक था, लेकिन जो विदाउट आप इवन आपने वेट रिडक्शन के बगैर एक आपने एक्सरसाइज को फॉलो किया था, उससे पीसीओएस में बहुत ज्यादा जो है वो बेहतरी आई थी, जो पीसीओएस के सिम्टम्स हैं उसमें।